शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। अमित शाह ने एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी किया लोकार्पण। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है हमारा लक्ष्य। सहकार से समृद्ध होती अर्थव्यवस्था। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड क्या 2025 तक अपने राजस्व को 2160 करोड़ रुपए से दोगुना करने का लक्ष्य। कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को भी सम्मिलित करने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की लंबाई में हुई काफी बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सड़क निर्माण का लक्ष्य रहा सबसे अधिक। 6000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 6403 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जिलों के लिए ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 106.49 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। इन योजनाओं में 15 करोड़ रुपए से अधिक की 15 नई परियोजनाएं भी हैं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने कहा कि 2027 तक 2 करोड़ तक किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सफल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सबके लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, एनसीईएल की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव
ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। देश से निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियां बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के पहल भी नजर आने लगी है। वहीं कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी निर्यात के अवसरों को देखते हुए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड NCEL की स्थापना सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ देश लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में फॉरेन ट्रेड में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब से पहले हमें कई उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट में तो इजाफा होता ही था, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ये नया भारत है जो इंपोर्ट की निर्भरता को कम करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा होगा। केंद्र सरकार की इस योजना में दूर दराज के गांव भी शामिल हैं। इनमें सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निर्यात सहकारी समिति की स्थापना मोदी सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी NCEL का उद्देश्य देश की भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना है। NCEL अपने राजस्व को लगभग 2160 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से 2025 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का नामांकन करके कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को भी सम्मिलित करता है। NCEL विश्व बाजार की मांग के अनुसार बेहतर मुनाफे की स्थिति की जानकारी प्रमुख सहकारी क्षेत्रों को उपलब्ध कराएगा। वैश्विक मांग वाली इन वस्तुओं की पहचान से न केवल मुनाफे में बढ़ोतरी होगी बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी आएगी। वहीं आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे, जिसमें अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। देश में चल रही 5 बड़ी सहकारी समितियां इफको, क्रिप्को, नेफेड, NCDC और अमूल ने NCEL को प्रमोट किया है। ऐसे में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सहकारिता प्रमुख भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि की संकल्पना के तहत FPO के गठन का काम किया गया है। किसानों को संपन्न व खुशहाल बनाने में FPO की भूमिका और अन्य विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक व क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह से। भारत सरकार सहकार से समृद्धि के जरिए देश के किसानों की आर्थिक तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है। इसी संदर्भ में FPO बनाए गए हैं और इन्हीं FPO की दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी है, जिसमें भारत दाल जैसे कई उत्पाद न केवल किसानों की तरफ से बनाए गए हैं, जिनको खासी ख्याति मिली है और इनकी बिक्री भी बहुत हो रही है। सर, अगर बात करें सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए FPO का गठन और उनकी आर्थिक तरक्की कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, किसान के खेत का जो उत्पाद हो उसको बाज़ार में सही कीमत मिल जाए, लाभकारी मूल्य उनको मिल जाए तो निश्चित रूप से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा और ये सहकार के द्वारा ही संभव है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से या FPO के माध्यम से
हम इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं और आज पूरे देश में एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। भारत दाल ब्रांड न केवल एक दाल है बल्कि भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, किसानों के उत्पादों का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या कहेंगे? देखिए, दाल को भी किसानों ने ही पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में दाल की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आम आदमी को दाल उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इसलिए तमाम जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एनसीसीएफ है, नाफेड है या और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके माध्यम से उचित कीमत पर दाल उपलब्ध कराई जा रही है आम लोगों को। इससे जहां किसान की जो उत्पादक हैं उनको अच्छी लाभकारी जो है उनका मूल्य मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को सही कीमत पर जो है बाज़ार में चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो कोऑपरेटिव मॉडल एक ऐसा बेहतर मॉडल है कि जिससे उत्पादक को भी लाभ होगा, उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, आम आदमी को इससे जो है खुशहाली मिल सकती है। आप इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत का प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं। किस तरह लगता है भारतीय किसानों की खुशहाली और वैश्विक स्तर पर भारत एक वैश्विक लीडर बन रहा है कोऑपरेटिव के मामले में? देखिए, ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है और हम विभिन्न क्षेत्रों में हम क्रेडिट, फर्टिलाइज़र, उपभोक्ताओं के लिए, किसानों की उपज को खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, तमाम विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहकारी समितियां हैं। आज बड़े सफलतापूर्वक तरीके से ये काम कर रही हैं। अभी 3 सहकारी समितियां और गठित की गई हैं जिनमें हम किसान के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। उन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो तमाम किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनको बाज़ार में अच्छी कीमत मिले और उपभोक्ताओं को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, इसके लिए हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। तो ये थे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष और क्रबको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, जिनका मानना है कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के अभियान के जरिए एक और जहां देश के किसानों की खुशहाली हो रही है, वहीं दूसरी ओर एफपीओ के गठन से उनके उत्पादों की बिक्री से उनकी आर्थिक तरक्की भी हो रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की लंबाई में बीते 8 वर्षों के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पहली बार सड़क निर्माण लक्ष्य से अधिक रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 6000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 6403 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 जिलों चरखी, दादरी, हिसार, कैथल, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़ और झज्जर के लिए ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 106.49 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन योजनाओं में 15 करोड़ रुपए से अधिक की 15 नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर गन्ना शोध परिषद में 2 दिवसीय गन्ना किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आबकारी, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार वीना कुमारी ने किया। गन्ना मेले का उद्देश्य गन्ना किसानों को अधिक उत्पादन एवं चीनी मिलों को बेहतर उत्पादन देना है। प्रमुख सचिव ने कहा कि ट्रेडिशनल खेती आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की बेहतर रिकवरी और किसानों का बेहतर पेमेंट उनकी प्राथमिकता है। जो जितने मेथड्स यहाँ बताए गए हैं, जितने भी विधियाँ यहाँ बताई गई है, वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। ट्रेडिशनल खेती जब हम लोग करते हैं तो उसमें साथ में कई समस्याएं भी जन्म लेती है। एक ही बीज को बार बार जब यूज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे, आज जब बैठे हैं मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्राइवेट चीनी मिल्स ने और हमारे शोध संस्थान ने या हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस
उन्होंने मैक्सिमम विधियों को यहाँ प्रदर्शित किया है कि किसान उससे सीख सके, उसको देख सके और उसको अपने खेतों में उसका उपयोग कर सके। तो बेसिकली ये एक ही बास्केट में सारी चीज़ें किसान को मिल रही है। चीनी मिलों को ये लाभ होगा कि अगर गन्ने की पैदावार बढ़ेगी और गन्ना किसी भी रोग से मुक्त रहेगा तो उनको प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रहेगी, किसान को कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गन्ना मिल का अपना जो फायदा है वो बिल्कुल किसान की प्रॉस्पेरिटी से उनका फायदा है। बदलती जीवन शैली के बीच रीढ़ की हड्डी से संबंधित कई बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। भारत में तकरीबन 100 करोड़ लोग, जिसमें किसानों की संख्या अच्छी खासी है, स्पाइनल की समस्या से पीड़ित हैं। इसी को ध्यान में रखकर हर साल विश्व स्पाइन दिवस मनाया जाता है। देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता पहल का उद्देश्य सकारात्मक स्पाइनल आदतों को बढ़ावा देना है। दुनिया में 100 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और जिसके कारण व्यक्ति का चलना फिरना, घूमना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग स्पाइन की बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसमें 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। एक बीमारी चोट लग जाने के कारण, जिसके बाद हाथ पांव चलना बंद हो जाता है। सही समय पे इलाज दिया जाए तो व्यक्ति आराम से चल फिर सकता है। यदि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो चारों हाथ पांव चलने बंद हो सकते हैं। स्पाइन की समस्या महिलाओं में भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनु भार्गव ने कहा कि महिलाओं को रीढ़ की बीमारियों से बचाव के लिए दैनिक कार्यकलापों के अलावा कैल्शियम युक्त पोषण भोजन लेना चाहिए। आहार पे ध्यान देना चाहिए। हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए, जो कि अमरूद है और जितने भी कैल्शियम की चीज़ें हैं या कैल्शियम की टैबलेट वो लें, ताकि वो रीढ़ की हड्डी की कमजोरी से बच सकें। और जो बच्चियां हैं उनको भी अपने महीने के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको भी उसमें कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी चाहिए। और हमारा आहार में ये जो आहार है, मिलेट आहार है, ये उनको अपने खाद्य में लेना चाहिए, क्योंकि ये हाई कैल्शियम डाइट है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। कर्नाटक के किसान इस मौसम में काबुली चने की उन्नत किस्म JG11 की बुआई कर सकते हैं। मुरझा रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले चने के बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय राम तिल यानी काले तिल की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित अवश्य करें। कर्नाटक में ही किसान ज्वार को फॉल आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अगर प्रकोप अधिक हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें, साथ ही इन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से भंडारित भी कर लें। कर्नाटक में धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से प्रोफेनॉल फॉस का छिड़काव करें। यहाँ सूरजमुखी में परिगलन रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही सूरजमुखी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार में चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तेलंगाना में इस मौसम में यासंगी मक्का की बुआई 15 नवंबर तक की जा सकती है। यहाँ मक्का में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोटोरम को पानी में मिलाकर छिड़कें। तेलंगाना में बैंगन में चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। तेलंगाना में ही भिंडी में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैप लगाएं। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें और इससे प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस का छिड़काव कर लें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले।
आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के एक लैब टेक्नीशियन प्रकाश कांडपाल से बातचीत की थी, जिन्होंने कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया था। प्रकाश कांडपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में लैब टेक्नीशियन के कार्यों की सराहना होने से हमें काफी खुशी है। और दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि G20 लोगों की अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान तवांग में सैनिकों के साथ दशहरे का पर्व मनाएंगे। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजरायल से भारतीयों को लेकर वापस भारत लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात